चैप्टर 1 हमेशा इधर में फंक्शन के नाम से टॉपिक होगा वो सर्च कर लें, और अब्दुल गनी वाले चैप्टर 2 निकाल लें। ये शुरू में ये फंक्शन, ये जी फंक्शन मैंने बुक का पेज शेयर किया, नजर आ रहा है सभी को? फंक्शन उर्दू में से कहते हैं तफाल। जिस वक्त दो वेरिएबल्स उनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो एक फंक्शन बन जाता है। लाइक y और x के दरमियान जब कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट करेगा तो इसे हम बोलेंगे y और x के दरमियान एक तफाल या फंक्शन बन रहा है। मैथमेटिकली इसे एक्सप्रेस करेंगे y इक्वल एफ ऑफ एक्स, इसे बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। और ये y कल मैंने आपको बताया था इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे है तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यू में जूं जूं चेंज करेंगे आप y उस हिसाब से फिर अकॉर्डिंगली चेंज होता जाएगा, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। सम वेरिएबल्स आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर व्हेन वन वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन अदर वेरिएबल, देन उसे एक्सप्रेस इस तरीके से करेंगे। वेरिएबल y इज फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एक्सप्रेसेस एज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स such that for each value of x there exists one and only one value of y। यहां तक आप इसकी डेफिनेशन निशान कर लें। ये आगे वाली ये लाइनें काट दें दो। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन भी से कह लें, काइंड्स ऑफ फंक्शन कह लें, या फॉर्म्स ऑफ फंक्शन कह लें। सबसे पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन, फिर इम्प्लिसिट फंक्शन। उसके बाद आगे जो जो से आते जाएंगे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। एक्सप्लिसिट फंक्शन, आमतौर पे आप जितनी भी वर्किंग करते हैं ध्यान से कान खोल के बात सुन लें, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल के एक साइड पे है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल के दूसरी साइड पे है, दोनों ऑपोजिट साइड्स पे है, तो उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। बेशुमार इस तरह के फंक्शन आपके माइंड में आएंगे, वो सारे के सारे एक्सप्लिसिट ही होते हैं। ये देखें, ये फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल एक साइड पे है और इंडिपेंडेंट दूसरी साइड पे है। ये एग्जांपल ले ले, एक्सप्लिसिट है। ये एग्जांपल ले ले, एक्सप्लिसिट है। कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, एक्सप्लिसिट है। सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, एक्सप्लिसिट है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेपरेट है। याद रहेगी बात जी। इसमें y की a की वैल्यू निकलेगी, x की डिफरेंट वैल्यूज आप ज्यूम करते हैं, x की जगह 1 पुट करें y का एक सिंगल आंसर निकलेगा, x की जगह पे 2 पुट करें y का एक सिंगल आंसर निकलेगा। एक वैल्यू पुट करने से y का एक ही आंसर निकलेगा, और ये इसकी खासियत है। एक से ज्यादा भी आंसर निकल सकते हैं, वो फिर फंक्शन की टाइप चेंज हो जाती है जी। एक्सप्लिसिट क्लियर होगी बात? यस सर। जी सर, हो गई है। ठीक है। अब एक्सप्लिसिट के बाद इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट में क्या होगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों ही एक साइड पे आ जाएंगे, इक्वल टू जीरो या कांस्टेंट इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा, और वेरिएबल एक ही साइड पे आएंगे। लाइक ये एग्जांपल देखें, एक्स वाई इक्वल टू 10, इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों एक ही साइड में है। 2x प्लस 4y इक्वल टू 16, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एक ही साइड में है। वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर इक्वल टू 20, इम्प्लिसिट फंक्शन। सेपरेट साइड्स पे हो एक्सप्लिसिट, एक ही साइड पे हो इकट्ठे हो इम्प्लिसिट। अब इम्प्लिसिट जी, सलमान ये रीडिंग करो जरा। इस पे हो एक्सप्लिसिट, एक ही साइड पे हो इकट्ठे हो इम्प्लिसिट। अब इम्प्लिसिट जी, सलमान ये रीडिंग करो जरा। इम्प्लिसिट फंक्शन, ये यहां तक की एग्जांपल जहां पे यहां तक निशान करना है। डन? यस सर। नेक्स्ट है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होता है जी? इनवर्स फंक्शन है, आपके पास एक फंक्शन है जिसमें x डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है। आपने डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट कर दिया और इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट में कन्वर्ट कर दिया। लाइक अगर ये फंक्शन है तो इसका इनवर्स आपने ये बना दिया जिसमें y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। ये दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। ओके, दोबारा समझा दो, नहीं समझ लगी बात तो। यस सर। ये देखें, फर्ज कर ले y है 1/2 प्लस 3x। अब डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है, जल्दी से देख के बताएं। अब इसे आपने सोल्व करना है। y ये 1/2 प्लस का है, इधर आके हो गया माइनस का, y -1/2 इधर
3x एज इट रह गया। अब ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये बन जाएगा 1/3y प्लस -1/3 × 2 इक्वल x। और फाइनली ये फंक्शन हमारे पास बन गया x इक्वल है y/3 -1/6। अब x डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट है, नजर आ रहा है? जी जी सर। ये इनवर्स फंक्शन है। एक फंक्शन गिवन था, उसका हमने इनवर्स बना दिया। वो कैसे बनाया? डिपेंडेंट को हमने इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट कर लिया। मेरा ख्याल है आप सभी को समझ आ गई होगी बात। The two explicit functions of one implicit function are inverse functions of each other. For example, x y equal to 10, ये एक implicit function है। इसमें आपने x को सेपरेट किया, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। y is a function of income, इसका इनवर्स अगर आपने बनाना है तो income is a function of y। ये सॉरी, ये आई इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है, वाई इनकम के लिए यूज होता है। इनकम इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे अपने कर दिया इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। तो ये बन गए इनवर्स फंक्शन। अच्छा जी, इसके बाद है इंक्रीजिंग फंक्शन। बहुत ही सिंपल और आसान बात है, ऐसा फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट में वैल्यू में आप इजाफा करें और डिपेंडेंट की वैल्यू में भी इजाफा हो जाए, या इंडिपेंडेंट की वैल्यू में कमी करें तो डिपेंडेंट की वैल्यू में भी कमी हो जाए, उसे बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। डायरेक्ट रिलेशन जिनके दरमियान होता है उन्हें इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। लाइक y इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 10 + 2x। x की जगह पे 1 पुट करें जरा, और y का आंसर बताएं क्या आता है। x की जगह पे 1 पुट किया 12 तो ये 12 आ गया। अब x की जगह पे 2 पुट करें जरा, y का क्या आंसर आया? 14। 3 पुट करें, y का क्या आंसर आएगा? 16। तो x में हम इजाफा करते जा रहे हैं तो y में भी इजाफा होता जा रहा है, यस सर। तो इसको फिर इंक्रीजिंग फंक्शन ही बोलेंगे। इसकी निशानी आपने ये रखनी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ अगर प्लस का साइन हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, अगर माइनस का साइन हो तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। बस इतनी आसान से इसकी बात है। तो अगर यही प्लस की जगह माइनस होता, फर्ज कर लें, तो अब 1 पुट करें जरा, y आ गया 8। 2 पुट करें, y आ गया 6। 3 पुट करें, y आ गया 4। तो हम x की वैल्यू में इजाफा करते जा रहे हैं, y में कमी होती जा रही है। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से इन्हें डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की लॉजिक समझ में आ गई सभी को? यस सर। ठीक है। इंक्रीजिंग व्हेन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल मूव इन सेम डायरेक्शन, तो ये फिर आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। लाइट चली गई, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। वेरी गुड जी, मुझे लगी है फिर से। और इसके बाद ये आपने सिर्फ डेफिनेशन करनी है, यहाँ तक निशान करना है। आगे से प्रूफ करने में बैठ जाना उसकी जरूरत नहीं है, आगे वाला ये सारा काट दें, फिर आप डायरेक्ट आ जाए डिक्रीजिंग पे। ये आ गया जी डिक्रीजिंग, इसका ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये यहाँ तक आप 5 टाइप्स हो गए। एग्जाम्पल इन इकोनॉमिक्स ये काट दें। इसके बाद देखिए जी, सिंगल वैल्यू फंक्शन लिखा हुआ है। नाम से ही आपको फंक्शंस के पता चल जाएंगे ये इसके अंदर कहानी क्या है। सिंगल वैल्यू फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जिसे सोल्व करें और आंसर एक सिंगल वैल्यू आ जाए, उसे सिंगल वैल्यू फंक्शन बोलेंगे। और एक ऐसा फंक्शन जिसे सोल्व करें आंसर एक से ज्यादा वैल्यू आए, तो वो क्या होगा बोला? मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो एक होती है लीनियर इक्वेशन, एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें फर्क पता है? लीनियर जिसमें डिग्री पॉलिनोमियल की 1 हो। 1 हो, और क्वाड्रेटिक में 2 होती है। जी नहीं, अब ये 4। नहीं, 2 होती है। वो क्वाड्रेंट फंक्शन होता है जिसमें 4 होती है, क्यूबिक में 3 होती है। अब ये एक फंक्शन है, ये सिंपल लीनियर फंक्शन है, इसे आप सोल्व करेंगे y का एक सिंगल आंसर आएगा। ये सिंगल वैल्यू फंक्शन है, x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें y का एक सिंगल आंसर आता है। भाई
सिंगल वैल्यू फंक्शन की जनरल टाइप ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये होता है सिंपल लीनियर फंक्शन। और जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज आए वो फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, क्वाड्रेंट फंक्शन हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है उसकी। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब यहाँ पे x की पावर 2 हो जाए अगर, तो ऐसे क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे तो डेफिनेटली y के दो आंसर निकलेंगे। यहाँ पे ये देखें एग्जाम्पल इन्होंने कुछ लिखी होगी। आप खुद से बना लें, यहाँ पे कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं लिखी हुई। उन्होंने लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्र इज एक्स स्क्र, ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। या आप यूँ कहते हैं कि y इक्वल टू 7x² प्लस 3, ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो y के दो आंसर निकलेंगे। समझ लग गई बात? Yes, sir. तो ये सिंगल वैल्यू और मल्टी वैल्यू, इनकी कहानी भी हो गई क्लियर। इफ देर इज वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसे फिर आप सिंगल वैल्यू बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इंडिकेट मोर देन वन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसे फिर आप मल्टी वैल्यू बोलेंगे। ये हो गए दो फंक्शन की टाइप्स। नेक्स्ट क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन जिसमें एक से ज्यादा एक्सप्रेशन हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसे फिर पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। लाइक ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक से ज्यादा एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इस ये वाला ऊपर वाला फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है, सिंपल लीनियर फंक्शन। और नीचे वाला क्वाड्रेटिक है, इसे सेकंड डिग्री बोलते हैं। सेकंड डिग्री का मतलब एक्स की पावर 2 है। ये वाला एक्स की पावर 4 है, इसमें ये फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल है, ये फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल है, एंड सो ऑन। पॉलिनोमियल फंक्शन भी क्लियर है। Yes, sir. कांस्टेंट फंक्शन जिसमें वेरिएबल कोई ना हो, y इक्वल टू 5, या y इक्वल है 7 के, या 1/7 के, या 3, या 17 का स्क्वायर, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है जिसके साथ वेरिएबल अटैच ना हो, उसे फिर कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। ये आगे इसका ग्राफ श्राफ ये काट दें, और मेरा ख्याल है कांस्टेंट फंक्शन तक की मैथ का काम रखें काफी है, क्योंकि ये याद भी करना लिखना भी है। फंक्शन का हमने काम कर लिया था। ये ग्राफ श्राफ आपको बिल्कुल पेपर से कोई टाइम बच गया ना, एक दिन पहले करवाऊंगा, नहीं तो इसको भी आप रहने दें, सिर्फ डेफिनेशन ही करें। पेज नंबर क्या था बोला कांस्टेंट फंक्शन का? मुझे लगता है हम ज्यादा आगे आगे आ गए। डिक्रीजिंग फंक्शन, मल्टी वैल्यूड, पोलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, जी यहाँ तक हो गया था। कांस्टेंट फंक्शन के बाद नेक्स्ट जो काम करना है, सम इम्पोर्टेंट रूल ये काट दें, फंक्शन वर्सेस रिलेशन ये भी काट दें। ये रिलेशन वगैरह, डोमेन, रेंज, ये भी काट दें। ग्राफ्स भी अभी रहने दें। हाँ, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का आपको पता होना चाहिए वैसे ही। ये नीचे एक एग्जांपल लिखी हुई है जिसमें x की पावर 2 है, जिसमें बाय मैक्सिमम x की पावर 2 हो, उसे क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं। और इस फंक्शन को जब भी सोल्व करेंगे x के दो आंसर निकलेंगे, प्लस माइनस करके निकलते हैं। तो वो 16 है, इसका मतलब है एक x 16 है, एक x माइनस 16 है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब x की दो वैल्यूज निकलेंगी हमेशा। तो x की दो वैल्यूज निकलेंगी, तो इन दोनों वैल्यूज को इस फंक्शन में पुट करेंगे बारी बारी, तो y भी दो निकलेंगे ना। x 16 पुट करेंगे तो y हो सकता है 20 निकल आए, x माइनस 16 पुट करेंगे तो y हो सकता है -20 निकल आए। तो x के दो आंसर, y के दो आंसर, इन दो दो वैल्यूज को जिस वक्त हम प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, बल्कि वो एक क्वाड्रेटिक शेप में आ जाता है। इस तरह से हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं, बल्कि इस तरह की कोई कर्व शेप में बनता है। क्यूबिक जी फंक्शन, सर, लगे समझ। क्यूबिक फंक्शन में x की पावर 3 होती है बाय मैक्सिमम, और इसको जब आप सोल्व करेंगे, डिफरेंट मेथड हैं क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने के, उन मेथड्स में हमने नहीं जाना। तो x के तीन आंसर निकलेंगे, x1, x2, x3। इन तीनों x को आप बारी बारी इस फंक्शन में पुट करेंगे तो y भी तीन निकल आएंगे, y1, y2, y3। तो ऐसे फंक्शन को जिस वक्त हम प्लॉट करते हैं तो उसकी शेप जरा चेंज बनती है, ये बनी हुई है, इस तरह की बनती है। इम्प्लीसिट फंक्शन,
ये ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका हूं मैं, वैल्यूज एक्स और वाई की एक ही तरफ होती हैं, एक्सप्लिसिट की सेपरेट होती हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये निशान करें, उसके बाद ये देखना आपने इसकी डेफिनेशन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ये ई आ रहा होता है, ई बेस में एक्सपो, ई को बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो ऊपर उसकी पावर में कोई ना कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, बहरहाल फंक्शन में कहीं पे भी ई नजर आ जाए तो आपने समझ आना ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। A function of the type fx, ax or a e power x for a number a where a is any number greater than 1 is called exponential function. We can say that in an exponential function the basis and the base is a constant such as a, b, 2, 3 etc. while the power is a variable. Base constant होगी और पावर में वेरिएबल होगा, लाइक 3 की पावर x, इसको जनरली ax लिखेंगे। ओके, यहाँ तक कर ले। In the above function a and 3 are constant while x ये वेरिएबल है। It must be remembered that the function of x equal ex, यहाँ इसको इस तरह से लिखेंगे, is referred natural exponential function। एक्सपोनेंशियल और नेचुरल एक्सपोनेंशियल, इन दोनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये वाली लाइन काटनी है तो काट दें, बहरहाल ये काम यहाँ तक अगर आप कर लेंगे तो एक्सपोनेंशियल और नेचुरल एक्सपोनेंशियल दोनों इसी में कवर हो जाएंगे। ये कॉस्ट फंक्शन वगैरह वगैरह ये सारे काट दें, रेवेन्यू फंक्शन अंडर मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन, मैक्रो इकोनॉमिक ये भी काट दें। लो, ये तो सारे खत्म भी हो गए। ये जी आपके फंक्शन और उसकी टाइप्स, ये काम आपका हो गया खत्म। ये पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी आपने तैयार करना है। दूसरा भी काट दें, तीसरा भी अभी मैंने आपको कहा काट दें, और बाकी सारी एक्सरसाइज काट दें। इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करना है। मैथ का ये वाला काम आपका कंप्लीट, और कल से हम फिर न्यूमेरिकल वर्क स्टार्ट करेंगे।